क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। यूपी के हापुड़ में कल रात एक नाबालिग लड़की पर एसिड अटैक का मामला सामने आया। यहां एक शख्स ने घर में काम कर रही लड़की पर दीवार कूदकर एसिड अटैक किया और फरार हो गया। वारदात के बाद नाबालिग को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेरठ रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज एक सरकारी अस्पताल में चल रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। देर रात हापुड़ पुलिस ने ट्वीट कर जानकारी दी कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाम को 7:30 बजे सिंबावली थाना क्षेत्र में एक लड़की पर एसिड अटैक की घटना हुई थी, जिस संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके मुख्य अभियुक्त रोहिल को गिरफ्तार किया है। रोहिल घायल अवस्था में है, इसको अस्पताल पहुंचा दिया गया, जहां इसका उपचार चल रहा है। इसकी स्थिति सामान्य है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कमाल खान है इस मामले में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, क्या वजह थी? क्या लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे? और अब लड़की की हालत कैसी है? कितने प्रतिशत तक उसके झुलसने की खबर है? नहीं, लड़की काफी जली हुई है। हालांकि वहां पे हापुड़ में बर्न वार्ड है अस्पतालों में, लेकिन चूंकि उसकी हालत ज्यादा खराब थी इसलिए उसको मेरठ रेफर किया गया है, क्योंकि ज्यादा बेहतर इलाज वहां मेरठ मेडिकल कॉलेज में हो पाएगा। ये पता चला है कि जो जिस लड़के ने तेजाब फेंका है, पहले उसकी लड़की से दोस्ती थी, आपस में बातचीत होती थी। बाद में लड़की ने उससे बात करने से इनकार कर दिया था। हो सकता है कि कोई घर वालों ने ऑब्जेक्शन किया हो। गांव के माहौल में लड़के लड़की का मिलना जुलना, बात करना बहुत परिवारों में और बहुत जगहों पे अच्छा नहीं माना जाता है। इस वजह कोई कारण हो सकता है लड़के के व्यवहार से लड़की को कोई दिक्कत हो, जिसके कारण उसने उससे मिलना और बात करना मना किया हो। तो इसमें कह रहे हैं कि लड़की अपने घर में बर्तन धो रही थी, शाम का वक्त था, आंगन में बर्तन धो रही थी और आंगन में 6 फीट की बाउंड्री है। लड़का आया तेजाब लेकर के, बाउंड्री के पीछे से उसने तेजाब लड़की को देख करके पूरा डिब्बा उसके ऊपर गिरा दिया। तो वो तेजाब उसके सिर पे गिरा है, उसके बाल चेहरा वगैरह उसका झुलस गया है और उसको अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो बहरहाल अगर दोस्ती थी, मोहब्बत थी, कुछ भी रहा हो, चूंकि ये अपराध है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं किया जा सकता है, स्टॉकिंग नहीं की जा सकती और किसी को मिलने के लिए, बात करने के लिए मजबूर भी नहीं किया जा सकता। तो उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है, जेल भेजा जा रहा है। कमाल, इस खबर के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। हम फिर वापस लौटते हैं कुछ चंद मिनटों में। यूपी के उन्नाव में 2 लड़कियों की संदिग्ध हालत में मौत और एक के गंभीर होने की खबर पिछले दिनों सुर्खियों में रही। यह मामला मीडिया समेत सोशल मीडिया पर भी खूब चलाया गया। अब यूपी पुलिस का आरोप है कि कुछ ट्विटर हैंडल के जरिए गलत, भ्रामक और आम जनमानस में आक्रोश फैलाने वाली पोस्ट की गई थी। पुलिस ने 8 ट्विटर हैंडल्स का इसमें प्रेस नोट में जिक्र किया है और इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। थाना सोहा जनपद उन्नाव में घटित घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पर तथ्यों के विपरीत असत्य एवं भ्रामक सूचनाएं पोस्ट की जा रही हैं। इस संबंध में नीलिम दत्ता आदि 8 के विरुद्ध थाना कोतवाली जनपद उन्नाव पर मुकदमा अपराध संख्या 161/2021 धारा 153 एवं 66 IT एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है। कमाल हमारे साथ बने हुए हैं। कमाल, अगर देखें तो सोशल मीडिया में अब कुछ भी सोशल नहीं रह गया है। नफरत फैलाना, अफवाहें फैलाना, गलत खबरें पोस्ट करना, ये आम जैसी बातें हैं। किन किन लोगों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है? और सवाल पुलिस पर भी उठता है कि अगर अपना काम बेहतर तरीके से इस राज्य में पुलिस कर रही होती तो आए दिन ऐसी खबरें नहीं होती, तो इस तरह से सोशल मीडिया पर कुछ अनसोशल नहीं हो रहा होता। देखिए, कई सारे न्यूज़ ग्रुप हैं, कुछ मीडिया के लोग हैं जिनके ऊपर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें से एक के ट्विटर हैंडल पे तो हमने देखा था, क्योंकि जिसमें लिखा हुआ था कि पुलिस ने ज़बरदस्ती लड़की के शव का अंतिम संस्कार करा दिया है। और जबकि हम लोग वहाँ से थोड़ी देर पहले ही लौटे थे और वहाँ के डीएम ने खुद कहा था कि मैं कोई गैर कानूनी काम नहीं करूँगा। ऐसी मान्यता है कि अंधेरे में अंतिम संस्कार नहीं होता है और परिवार रात में नहीं चाहता है, इसलिए सुबह अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहाँ पे आईजी लक्ष्मी सिंह हैं, उन्होंने भी कहा था और जो वहाँ के डीएम हैं उन्होंने भी यही बात कही थी। जब हम लोग वापस आ गए तो हमने उस ट्विटर हैंडल पे देखा कि वो अंतिम संस्कार की खबर चल रही थी। हमने फिर वहाँ पे तफ्तीश की। जो वहाँ पे हमारे स्थानीय सहयोगी हैं वो गाँव में मौजूद थे, उनका कहना था कि यहाँ पे कोई नहीं है,
प्रशासन भी चला गया है और ये तय हो गया है कि अंतिम संस्कार सुबह किया जाएगा। तो अब जितनों पे मुकदमा हुआ है सबके ट्विटर हैंडल हमने देखे नहीं है कि उन्होंने क्या लिखा है, कुछ चीजें लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, आप देखिए कि ये जो कार्रवाई होती है वो सेलेक्टिवली होती है, एक पक्षीय होती है। करीना कपूर को बच्चा पैदा होने के बाद देश के बहुत बड़े बड़े चैनल जिस तरह की घटिया बेहुदा बातें उस बच्चे के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, जितने जनता पोस्ट कर रही है, इतना घिनौना है। हमको लगता नहीं कि इस दुनिया में किसी के बच्चा पैदा होने पे इतनी बेहुदा बातें कही गई होंगी। किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कौन पकड़ा जा रहा है, कौन FIR कर रहा है, क्या पुलिस प्रशासन सरकार ये नहीं देख रही है, क्या ये गैर कानूनी नहीं है? होता क्या है कि जो दूसरी साइड से होता है उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। सरकार अपनी सुविधा के लिए, पुलिस अपने उसका जो पक्ष होता है सिर्फ उसमें कार्रवाई करती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सारे ट्विटर हैंडल्स में क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, क्योंकि हमने सबको देखा नहीं है इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन ये ज्यादातर कार्रवाइयां जो होती हैं वो सिर्फ वन साइडेड होती हैं। शुक्रिया कमाल। और पुलिस अपनी खाल बचाने की कोशिश में इस तरह की कार्रवाई करती नजर आ रही है और बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया कि एक पक्षीय कार्रवाई होती है और दूसरा पक्ष जब बहुत कुछ करता हुआ नजर आता है तब भी पुलिस आंख बंद कर बैठी नजर आती है। मध्य प्रदेश का जिक्र करते हैं। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में 20 साल की लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया। 4 आरोपियों में बीजेपी के जैतपुर मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी भी शामिल है, जिसे FIR दर्ज होने के बाद बीजेपी से निकाल दिया गया। विजय त्रिपाठी और उसके 3 साथियों पर आरोप है कि वो लड़की को अगवा कर फार्म हाउस में ले गए, जहां उसे शराब पिलाई गई और नशे का इंजेक्शन दिया गया। इसके बाद उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। 20 फरवरी को तबियत बिगड़ने पर चारों आरोपियों ने पीड़ित को उसके घर के पास छोड़ दिया। उसके बयान के आधार पर पुलिस ने FIR दर्ज किया। पीड़ित को पहले जैतपुर के प्राथमिक अस्पताल और उसके बाद शहडोल जिला अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। इस महिला ने शिकायत करी है कि 4 लोगों ने उसको कार से उसको जबरदस्ती एक जगह पर ले गए और वहां पर एक व्यक्ति ने उसके साथ रेप किया है, बाकी लोगों ने उसमें सहयोग किया है। इस प्रकार की रिपोर्ट पर से थाना जैतपुर में अपराध पंजीबद्ध हुआ है और अपराध पंजीबद्ध करके थाना जैतपुर उसकी विवेचना करेंगे। दिल्ली पुलिस आज टूलकिट मामले में पूछताछ कर रही है। इस मामले में निकिता जैकब और शांतनु मुलुक दिल्ली पुलिस के साइबर सेल के दफ्तर पहुंचे। फिलहाल इन दोनों से पूछताछ हो रही है। वहीं इस मामले में आरोपी दिशा रवि की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस 1 दिन के रिमांड लेने की कोशिश कर सकती। मुकेश है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, गंभीर आरोप लगा था और इन आरोपों के लिए जो सबूत पेश किए जाए थे वो तो आगे तय होगा कि कितना दम उसमें था। आज जो पूछताछ है कब शुरू हुई और क्या कुछ अंदर से खबर निकल कर आ पाई? देखिए शारिक, जहां पर मैं खड़ा हूं ये साइबर सेल का ऑफिस है और यहीं पर जो शांतनु और निकिता जैकब है वो पहुंच चुके हैं। उनसे जो है दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही करीब 2:30 बजे दिल्ली पुलिस जो है दिशा रवि को कोर्ट में पेश करेगी। वहां पर दिल्ली पुलिस दिशा रवि की रिमांड मांगेगी, क्योंकि पुलिस ने शनिवार को ये कहा था कि दिशा रवि, निकिता जैकब और शांतनु को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करनी है, क्योंकि जानकारी ये हासिल करनी है कि इन्होंने बहुत सारा डेटा डिलीट कर दिया है और साथ में ये पता करना है कि एमओ धालीवाल से इनकी जो मीटिंग है वो किस तरह से हुई थी, किसने किसको मिलवाया था और जो टूल किट बनाया गया था उस टूल किट को बनाने में किन किन लोगों का हाथ था और टूल किट बनाने का आइडिया कहाँ से आया था। तो ये सारी जानकारी इन तीनों से पूछताछ के बाद निकल कर आएगी, ऐसा दावा है पुलिस का। और अभी जो है निकिता जैकब और शांतनु से पूछताछ चल रही है। फिलहाल ये खास बात ये है कि निकिता जैकब और शांतनु को मुंबई हाईकोर्ट से ट्रांजिट बेल मिली हुई है, यानी कि पुलिस उन्हें अगले कुछ दिनों तक गिरफ्तार नहीं कर सकती है लेकिन उनसे पूछताछ कर सकती है। तो उसी कड़ी में निकिता जैकब और शांतनु यहाँ पूछताछ के लिए पहुँचे हैं और अगर पटियाला हाउस कोर्ट से जो मुख्य आरोपी दिशा रवि हैं उनको अगर पुलिस रिमांड मिल जाती है तो फिर उनके सामने बिठाकर जैकब और निकिता से पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या कुछ निकल पाता है वो हमें देखना होगा। लेकिन अगर जब दिशा रवि के जब जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट ने कई गंभीर सवाल उठाए थे पुलिस पर और उनसे कई सवाल किए थे जिसका जवाब पुलिस के पास नहीं था। और ऐसा ही कुछ मुंबई में भी हुआ था जब ये लोग अग्रिम जमानत के लिए गए थे। देखिए शारिक, बिल्कुल जो पटियाला हाउस कोर्ट के जज हैं उन्होंने ये कहा था कि क्या दिशा रवि का या टूल किट का 26 जनवरी की हिंसा से कोई लिंक है, क्या कोई लिंक मिला अब तक, जिसके बारे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि उसकी जांच अभी चल रही है। इसके साथ में ये भी कहा था कि मान लीजिए कि कोई अच्छे काम के लिए किसी डकैत के पास चंदा लेने जाता है
तो क्या वो भी डकैत हो जाएगा? इस पर पुलिस के जो वकील हैं वो कुछ खास नहीं कह पाए थे। पुलिस ने ये भी कहा था कि क्या दिशा रवि को ये पहले से मालूम था कि अहमद धालीवाल एक खालिस्तानी आतंकवादी है? तो इस पर पुलिस ने कहा था कि हाँ, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि अहमद धालीवाल एक खालिस्तानी समर्थक है, लेकिन जज ने कहा था कि मुझे मालूम नहीं है। तो कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े किए थे और दिल्ली पुलिस साफ तौर पर जवाब नहीं दे पाई थी। जी शुक्रिया मुकेश। तो दिल्ली पुलिस पर भी पिछले दिनों से कई सवाल उठे हैं कि हर मामले में उसकी कार्रवाई पर सवाल होता है कि वो एक पक्ष पर कार्रवाई करती नजर आती है और जो निष्पक्षता नजर आनी चाहिए उसकी कार्रवाई में वो नजर नहीं आती। और यही वजह थी कि कोर्ट में जज साहब के सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस के पास नहीं थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। मुंबई से सटे नाला सुपारा में 14 फरवरी को 4 राउंड गोलीबारी में राजकुमार नाम का युवक बुरी तरह घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। करीब एक हफ्ते बाद इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें वो हमलावरों से बचने के लिए भागता नजर आ रहा है। उसे पीछे से गोली मार दी जाती है, फिर धारदार हथियार से उस पर हमला होता है। जब इतने से भी अपराधियों का दिल नहीं भरता तो पास रखे बड़े पत्थर को उसके सर पर दे मारा जाता है। इस मामले में 2 लोग घायल हुए, जिसमें से राजकुमार की हालत गंभीर है। 2 गिरफ्तार हुए हैं जो इस पूरे मामले में आरोपी बताए जा रहे हैं। मामला राजनीतिक रंजिश का भी सामने आया है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे सुनील के पास चलते हैं। सुनील, राजकुमार की किस्मत अच्छी थी कि अब वो अस्पताल में है। 2 छोटे से सवाल थे, अब उसकी तबीयत कैसी है? आखिर ऐसी क्या रंजिश थी कि इतनी बुरी तरह से मारने की कोशिश की गई? देखिए शारिक, जहाँ तक राजकुमार की तबीयत की बात है तो वो इस समय सुधार हो रहा है, उनकी तबीयत में इलाज हो रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। रही बात जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है और इस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया है, वो बहुत ही जघन्य और दिल दहला देने वाला था। जो पुलिस है वो जो है मामले की जांच कर रही है। अभी तक जो जानकारी मिली है प्राथमिक तौर पे कि वो एक राजनीतिक रंजिश के तौर पर सामने आया है, क्योंकि जो राजकुमार गुप्ता हैं वो वहाँ पर काफ़ी अच्छा बोल रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने बहुत लोगों को मदद वगैरह भी की थी, लेकिन एक दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ उनका कुछ संबंध बिगड़ गया था, जिसके चलते एक तरह से साजिश रची गई थी। हालांकि अभी तक पुलिस अधिकृत तौर पर इस पर बात नहीं कर रही है, लेकिन 2 लोग जो गिरफ्तार हैं वो एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और तीनों जो हमलावर थे जिन्होंने कि हमला किया था वो अभी तक फरार हैं। वो भी जब मिल जाएंगे तब दोनों सभी का जब बयान एक साथ हो पाएगा तब जाकर स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन फिलहाल उसे एक राजनीतिक रंजिश के तौर पर ही देखा जा रहा है और जिस तरह से उसको अंजाम देने की कोशिश की गई है घटना की वारदात को, वो बहुत ही जघन्य और दिल दहला देने वाली, जैसा कि सीसीटीवी हम लोग देख पा रहे हैं। शुक्रिया सुनील। किस्मत अच्छी है कि अब वो अस्पताल में है, नहीं तो इस तरह से हमला करने के बाद शायद ही किसी की जान बची। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि वो ठीक होकर वापस लौटेंगे। आगे बढ़ते हैं। फरीदकोट के युवा कांग्रेस अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य गुरलाल सिंह भुल्लर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 18 फरवरी को गुरलाल सिंह भुल्लर की हत्या फरीदकोट के जुबली चौक पर की गई थी, जब वो अपने दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी कार में बैठ रहे थे। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों ने गुरलाल पर करीब 18 गोलियां दागी थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के दोनों बदमाशों गुरविंदर सिंह पाल, सौरभ शर्मा को दिल्ली के सरायकाले खां इलाके से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक गुरलाल की हत्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग और पंजाब के ही भाम्बेया गिरोह के बीच खूनी जंग का नतीजा। पुलिस बता रही है कि गुरलाल की हत्या की साजिश कनाडा में बसे बिश्नोई गैंग के सदस्य गोल्डी बरार ने रची, जो पंजाब के बड़े बड़े कारोबारियों को टारगेट करता है। अब वक्त न्यूज क्राइम रैप का। उड़ीसा के मलकानगिरी जिले में बीएसएफ जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। एक लैंडमाइन ब्लास्ट में यह जवान घायल हुआ। बीएसएफ की टुकड़ी मलकानगिरी जिले में मथाली पुलिस थाना इलाके के गुगा पाडर में खोजबीन अभियान में जुटे थे। इसी दौरान रास्ते में लैंडमाइन ब्लास्ट हो गया। दिल्ली के शाहीन में पीएफआई के दफ्तर पर यूपीएसटीएफ ने छापेमारी की। यूपीएसटीएफ की करीब 20 लोगों की टीम ने छापेमारी की। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद दिल्ली में यूपीएसटीएफ ने यह छापेमारी की। मथुरा में यूएपीए के तहत केस दर्ज हुआ था, जब पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। पूछताछ में खुलासा होने का दावा किया गया था कि हाथरस में दंगा फैलाने की साजिश थी।
लोग से साजिश और फंडिंग के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। तो आज इस शो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।